तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले 2 दिन में आपने सुना किस तरीके से ढोलकिया फैमिली के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने उसका बदला लिया। ये लड़ाई जो अरुण गवली गैंग और ढोलकिया फैमिली की चल रही थी, इसमें और भी बहुत सारे कारनामे हुए। अब ढोलकिया फैमिली के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि बहुत साल पहलों से, ये 87 में महेश ढोलकिया का मर्डर होने के पहले ये भाइयों ने, जो जो भाई थे ढोलकिया ब्रदर्स के नाम पे मशहूर थे, ये लोगों का पुराना बिजनेस जो था वो ड्रग का था। ड्रग स्मगलिंग करते थे इकबाल मिर्ची के साथ मिलके, और काफ़ी सालों तक इनका रिश्ता इकबाल मिर्ची की वजह से डी कंपनी के साथ भी अच्छा था। अब अंडरवर्ल्ड में कहते हैं कि परमानेंट दुश्मनियां नहीं होती, परमानेंट दोस्ती नहीं होती, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। हर पॉलिटिशियन जो बड़ा बन जाता है उसका बयान आता है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी सब एक दूसरे के दुश्मन रहते हुए भी एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इसी किस्म का चलन चलता रहता है अंडरवर्ल्ड में भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की टाइज होती हैं वो आपको बहुत बार मुसीबत से निकाल देती हैं और बहुत बार मुसीबत में डाल भी देती हैं। इसी तरह की एक कम्युनिटी है शेट्टी कम्युनिटी, जिनकी किसी ना किसी डॉन से हमेशा टक्कर रही है। कभी तो उनकी टक्कर अरुण गवली से रही, कभी अमर नायक से रही, कभी दाऊद से रही, कभी छोटा राजन से रही। छोटा राजन से तो बहुत रही, अमर नायक से बहुत रही। लेकिन मुश्किल की घड़ी में ये कम्युनिटी जो कर्नाटका की, जिसमें इनको सबको ओडीपी वाले कह देते हैं या टुल्लू भी कह देते हैं इनको, काफ़ी सारा एरिया जो कर्नाटका का है उसमें रहने वाले लोग जिनका सरनेम पुजारी, शेट्टी, सुवर्णा, इस किस्म के जो सरनेम हैं, ये मुश्किल में सब इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत लंबा इतिहास है इनका मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। उसी की एक कड़ी जो है वो कारण बनती है महेश ढोलकिया के भाई अरविंद ढोलकिया के मर्डर की। अब 1987 30 मार्च को मर्डर होता है महेश ढोलकिया का। अरुण गवली के साथ उनकी दुश्मनी की वजह से उसने पहले बाबू रेशम को मरवाया होता है, उसका बदला गवली लेता है महेश ढोलकिया को मार के। अब अगला जो रिएक्शन होना था वो अरुण गवली की तरफ से होना था कि आगे इनको कैसे इस लड़ाई को बढ़ाया जाए। लेकिन महेश का भाई अरविंद वो इस मामले को थोड़ा खींचना चाहता था। एक भाई तो गया, वो खुद मरना नहीं चाहता था, टाइम बाई कर रहा था, टाइम समय खरीद रहा था कि किसी तरह इस मुश्किल से निकला जाए। लेकिन वो कहानी बहुत डेंजरस रूप ले लेती है जब आप कुछ लंबे समय के लिए समय दे देते हो दूसरी पार्टी को एक्शन लेने के लिए। अब ये कंपनी महेश ढोलकिया ड्रग के धंधे में इकबाल मिर्ची के साथ मिलके जो काम करते थे उसमें एक बार इनकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई जो उस ज़माने में करोड़ों की थी। उसको लेके इकबाल मिर्ची ने अपना पैसा मांगा। जो पैसा इकबाल मिर्ची ने इसको दिया था अरविंद ढोलकिया को, वो पैसे की डिमांड की गई, लेकिन वाकई ही इनका नुकसान हुआ था। डीआरआई ने वो कंसाइनमेंट पकड़ी थी, डायरेक्टोरेट और रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। तभी ढोलकिया ब्रदर्स के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो इकबाल मिर्ची को वो पैसा वापस कर सकते। लेकिन इकबाल मिर्ची अपना पैसा छोड़ने वाला नहीं था। ये वो समय था जब ढोलकिया ब्रदर्स ने अपने ड्रग के धंधे को कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपा के रखने के लिए वर्ली में फिशरमैन वाफ
नाम का नाइट स्पॉट खोला था। ये वही फिशरमैन वॉफ है जिसकी कहानी थोड़े दिन पहले हमने आपको सुनाई थी, जिसकी जगह पे बाद में सीजे टावर्स बनता है। जो प्रफुल्ल पटेल जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के साथ खास गिने जाते हैं, वो किस्सा आपको सुनाया था, जहां उस बिल्डिंग में सीजे हाउस में आजकल ईडी का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का ऑफिस खुलने जा रहा है, वो आपने किस्सा सुन लिया। वही फिशरमैन वॉफ जो नाइट स्पॉट था, डांस बार थी, बहुत बड़ा अड्डा था मुंबई का अपने ज़माने में, वो किसी और ने नहीं, अरविंद ढोलकिया और महेश ढोलकिया ने ही शुरू किया था। और जब इकबाल मिर्ची का पैसा देने के काबिल नहीं थे, तो इकबाल मिर्ची ने दाऊद का असर सूख बरत के उस अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया। सारे कागज़ वगैरह उसके लीगली अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई, और इन भाइयों को फिशरमैन वॉफ वर्ली से निकाल दिया गया। ये अंडरवर्ल्ड का तरीका होता है काम करने का। कोई कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, किस आदमी ने मेरा पैसा देना है या नहीं देना है। अब ड्रग मनी की तो कंप्लेंट कर ही नहीं सकते थे, लेकिन महेश ढोलकिया तो कंप्लेंट कर सकता था कि मेरी प्रॉपर्टी पे इकबाल मिर्ची अंडरवर्ल्ड का सहारा लेके कब्जा करने जा रहा है, लेकिन भाइयों ने कोई शिकायत नहीं की। और वो अड्डा जो था वो हाथ से निकल जाने के बाद अब आदत तो पड़ गई थी इसी मनी की, बहुत पैसा आता था, सैकड़ों की गिनती में, हज़ारों की गिनती में रोज़ वहाँ डांस देखने वाले पहुँचते थे। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं होती, बात आगे उस पैसे से रिश्ते बनाने की होती है। अब एक डांस बार जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, उन वहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए उनमें से जितनी कमाई होती है उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस को हफ्ता दिया जाता है, एक्साइज डिपार्टमेंट को हफ्ता दिया जाता है, म्यूनसिपैलिटी को हफ्ता दिया जाता है। तो इस तरीके, और लोकल पॉलिटिशियंस ताकि वो कोई उनकी शिकायत नहीं करे। तो इस धंधे में जितने लिंक बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके उस इलीगल धंधे को जो उसके अलावा आप चलाते हो उनको चलाने में बहुत मदद करते हैं। वही पुलिस वाले जो आपसे हर महीने पैसा लेते हैं, मुश्किल के टाइम पे आपका साथ भी देते हैं। ये पुराना एक दस्तूर है जिसको हम नेक्सस कहते हैं। तो अब इन भाइयों को अपनी वो खोई हुई शाख, जो फिशरमैन वॉफ जाने से इनको लगा था कि हमारा सरसों कम हो जाएगा, इन्होंने एक दूसरा अड्डा उसी किस्म का बनाने की प्लानिंग की, और वो बनाया वर्ली से बहुत दूर जाके बांद्रा खार के जंक्शन पे, जो बहुत वैल्यूएबल लोकेशन थी, बहुत स्ट्रेटजिकली बहुत अच्छी जगह थी वो, एकदम जो मेन रोड है बांद्रा खार की जो लिंकिंग रोड है उसके कॉर्नर पे, और इतनी सेंट्रली लोकेटेड जगह थी कि किसी आदमी को भी आते जाते वो नज़र आती थी, और वह हैपनिंग प्लेस थी। वो उसके बिल्कुल सामने रोड की एक तरफ वो सीजर पैलेस इनका होटल खोला, होटल के अंडरग्राउंड जो बेसमेंट थी उसमें क्लियो नाम की डिस्कोथेक खोली, डिस्को के साथ डांस बार, बाकी जो शराब ये वो सब वो तो होता ही है। उस सीजर पैलेस के बिल्कुल सामने जो नाडियाडवाला फैमिली फिल्म इंडस्ट्री की है, फिरोज़ नाडियाडवाला, वो पूरी फैमिली आ गई, उनके बच्चे, वो सब लोगों का ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पे, प्रोडक्शन हाउस उनका नाडियाडवाला प्रोडक्शन हाउस। उसके फर्स्ट फ्लोर पे हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े पुराने डायरेक्टर, लेखक और नए डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी और उनका बेटा नरेंद्र बेदी रहा करते थे। तो एक बहुत बड़ा वो भी सेलिब्रिटी प्लेस थी। और सीजर पैलेस की साइड में दूसरी तरफ सड़क पे 2-3 इमारतें छोड़ के राजेश खन्ना का
ऑफिस कम रेसिडेंस हुआ करता था। और सीजर पैलेस की बैक साइड में थोड़े से गज़ों की दूरी पे R.D. बर्मन, जो इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनका घर हुआ करता था। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उस इलाके में रहते थे, लेकिन कभी भी किसी ने इस प्लेस पे जो होता था उसकी शिकायत नहीं की। ये सब लोगों के नाम मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी स्टैंड लेता कि हमारे इलाके का पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है, पूरी रात यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती हैं, शोर शराबा होता है, तो शायद पहले से बंद हो जाता। लेकिन इन सेलिब्रिटीज़ ने भी चुप रहना ठीक समझा, क्योंकि ढोलकिया ब्रदर की शाख बहुत दूर तक फैल चुकी थी। सेलिब्रिटीज़ की बात मैं इसलिए भी करता हूँ कि पैडर रोड एरिया, जहाँ पे लता मंगेशकर रहा करती थी, वहाँ पे एक ओवर ब्रिज बनाने की प्लानिंग मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने की थी। पैडर रोड बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, तो वहाँ पे ओवर ब्रिज बनना था। लेकिन लता मंगेशकर ने धमकी दे दी कि अगर यहाँ पे ब्रिज बनेगा तो मेरी फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के पास से निकलेगा, मैं ये ब्रिज नहीं बनने दूंगी, मैं देश छोड़ के दुबई चली जाऊंगी। धमकी दी और लता मंगेशकर के जीते जी वो ब्रिज कभी नहीं बन सका। ये सेलिब्रिटी की ताकत होती है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा था। खैर, सीजर पैलेस बन गया, चल गया। बहुत बड़ी गिनती में अमीरों के बच्चे, अमीरजादे, पैसे वाले, असल सूख वाले और इनकी वो क्लाइंटेल जो फिशरमैन वॉक में थी, वो सब लोगों ने भी सीजर पैलेस जाना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे इसका जो डिस्कोथेक था नीचे, क्लियो, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और एक बार फिर ढोलकिया ब्रदर पैसे में खेलने लगे। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है उस पर नज़रें भी लगने लगती हैं, पुलिस के हफ्ते बढ़ने लगे, आम लोगों की शिकायतें आने लगी। जब झगड़े होते थे रात को शराब पी के, कई बार गोलियां भी चली। लेकिन जब आम लोगों ने, मीडिया ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। उसके पहले जो शिकायतें जाती थी कोई पुलिस वाला उसका नोटिस नहीं लेता था। मारा मारी तो तकरीबन रोज़ ही होती थी। अब शराब पी के यंगस्टर 18, 20, 22 साल के बच्चे निकलेंगे, किसी बात से लड़ते झगड़ते थे, पत्थरबाजी भी हो जाती थी, गाड़ियों के कांच भी टूटते थे, लेकिन पुलिस कभी दखल नहीं देती। इतने बॉडीगार्ड रखे होते थे, जो वेटर आपको वहाँ पे शराब का गिलास लेके आता था आपके लिए, या और जो आपने मंगवाया है वो असल में बॉडीगार्ड ही होता था, यूनिफॉर्म वेटर की होती थी। वैसे भी लोग खाते वहाँ पे कम थे, पीने वाले ही ज़्यादा जाते थे, और डांस का और शबाब का मज़ा लेने के लिए, इसी काम के लिए वो डिस्कोथेक चलती थी। उसी के फर्स्ट फ्लोर पे अरविंद ढोलकिया का ऑफिस था। अंडरग्राउंड जो सेलर था उसमें डिस्को, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट वगैरह इस किस्म का बैठने का, और फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्राउंड लेवल पे था वो रेस्टोरेंट पर वो, और फर्स्ट फ्लोर वो इनका भाइयों का ऑफिस था। अब 87 में महेश ढोलकिया की डेथ हो जाती है। उसके बाद अरविंद ढोलकिया अंदर खाते अपने परिवार के जानी दुश्मन दगड़ी चाल के डॉन अरुण गवली से समझौता करता है, लेकिन ये समझौता बिल्कुल पब्लिक की निगाह से दूर होता है। इन बिटवीनर्स बीच में डाल के पुलिस वाले, जिसमें 2 बड़े ऑफिसर इन्वॉल्व थे, वो इन दोनों की बात करवाते हैं और बड़े चुपके से दगड़ी चाल में इनकी मीटिंग भी करवा देते हैं। और उस मीटिंग के बाद इनकी बातचीत सिर्फ फ़ोन पे होती थी, वो भी ऑफिस से नहीं, कहीं और दोस्तों के टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, बाहर जाके वहाँ से बात की जाती थी, ताकि कहीं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह का सामने नहीं आए इनकी बातचीत की। तो एक बड़े लेवल पे अरुण गवली को पैसा दिया गया कि आगे से हम आपस में एक दूसरे के लोगों को नहीं मारेंगे। हमने आपका एक आदमी मारा, आपने हमारा आदमी मार दिया, उसके बाद आगे ये लड़ाई बंद।
क्योंकि हमारे दुश्मन और भी हैं। उसका एक कारण ये भी था, अंडर ग्राउंड जो इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग की, उसमें ये था कि अगर ढोलकिया ब्रदर्स को कहीं से कोई खतरा नज़र आता है, उसको दूर करने के लिए अरुण गवली उनकी हेल्प करेगा। और अरुण गवली को पैसा चाहिए था, उसको अपने आदमी जिंदा रहे या मर जाए उनकी परवाह कभी नहीं रही। जो आदमी उसके काम का नहीं रहता था, उनको खुद भी कई बार उसने ठिकाने लगवा दिया ऑपरेशन काउंटर की तरफ से जा अपने आदमी भेज के। ये पुराना किस्सा है लंबा, कुछ आज भी दगड़ी चाल से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने काफ़ी सारे किस्से बताए, वो भी आपको सुनाएंगे आने वाले दिनों में। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग चलते चलते 1.5 साल हो जाता, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि अरविंद ढोलकिया ने अरुण गवली से हाथ मिला लिया है, सवाए उन 2 ऑफिसर्स के, जो एक ढोलकिया के करीब था और एक अरुण गवली के करीब था। उनमें से भी एक ऑफिसर की पोस्टिंग बैंड्रा में थी, दूसरे की अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन, जो दगड़ी चाल के बिल्कुल करीब है। तो इस तरीके से इनकी ये तालमेल साठ गांठ चलती रही। अब इसकी एक खबर मिलती है किसी को कि अंदर की दुश्मनी को लेते हुए जो शेट्टी गैंग के साथ अरविंद ढोलकिया का जो कोई फर्क पड़ा आपस में, उसमें दयानंद सवर्णा जो कांग्रेस हाउस पे बहुत बड़ा क्लब चलाता था, उसके साथ अरविंद की दोस्ती थी। लेकिन अंदर खाते ये प्लान कर रहा था, वो एक अलग किस्सा आपको सुनाएंगे बाद में कि वो दुश्मनी हुई कैसे, लेकिन ऊपर से दोस्ती बनाए रखते रहे, किसी को शक नहीं हुआ। ये मैंने बहुत पहले, एक आध से कोई साल 1.5 साल पहले एक एपिसोड बनाया था, आप वो भी सुन सकते हो, शायद 160 उसका नंबर था, मुझे याद हो तो आप वो देख सकते हो पुराना एपिसोड। उसके तहत जो मैंने तभी बात की थी, ये दोनों का 1.5 साल तक दोस्ती रही, साथ में उठना बैठना, मिलना गिलना, फैमिली फंक्शन में जाना, साथ में बैठ के खाना खाना। लेकिन अंदर से महेश अरविंद ढोलकिया प्लानिंग कर रहा था, अंदर से अरविंद ढोलकिया प्लानिंग कर रहा था दयानंद सवर्णा को ठिकाने लगाने की। उन्हीं दिनों में एक दिन, ये महेश ढोलकिया के मरने के 1.5 साल की बात है, तकरीबन अक्टूबर 1988 की, शरद अन्ना का फ़ोन आता है दयानंद सवर्णा को कि जिसको तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो तुम्हें मरवाने का काम रचा रहा है, अरुण गवली के साथ मिल के तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है। तो खैर वो मैं उस कहानी को रिपीट नहीं करूँगा, आप पुराने एपिसोड में सुन सकते हो। तो दयानंद सवर्णा अपने खास आदमी एड़ा गोपाल का सहारा लेता है, जिसको उस जगह पे कोई नहीं जानता हो, और अपनी गाड़ी भेज के, उसमें हथियार भेज के, जो हथियार अरविंद ढोलकिया खरीदना चाहता था, वो हथियार उसको दिखाने के लिए भेजे कि आपको जो अच्छा लगता है हथियार रख लो, उसकी कीमत आप दे दो। और उन्हीं हथियारों में से एक हथियार का इस्तेमाल एड़ा गोपाल ने किया, जो सीजर पैलेस के उसी फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस में हथियार देने जा रहा था। और वहीं पे उसने उस हथियार से 9 गोलियां अरविंद ढोलकिया को उसकी कुर्सी पे बैठे बैठे मार दिया। और इसके पहले के जो इतने बॉडीगार्ड रखे थे अरविंद ढोलकिया ने, जब तक वो रिएक्ट करते, ये लोग बाहर निकल के जो बैकअप टैक्सी 2 मंगा के रखी थी, उसमें बैठ के भागने में कामयाब हो जाते। और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये काम किसने करवाया। जो खबरें छपी दूसरे दिन, मेरी भी खबर जो थी वो भी यही थी कि डी कंपनी ने, जो पुरानी दुश्मनी इकबाल मिर्ची के साथ को चल रही थी, पैसे का लेन देन अभी भी बाकी था। सीजर पैलेस लेने के बाद भी इकबाल मिर्ची का पैसा ढोलकिया ब्रदर्स के ऊपर निकलता था, उसको लेके काफ़ी खींचोतान चल रही थी। तो यही सबने मान लिया कि ये काम डी कंपनी ने किया। लेकिन लोग भूल गए कि एक दूसरा डी मुंबई में भी था, जिसका नाम दयानंद सवर्णा था, उसको भी लोग डी कहते थे।
तो उस कन्फ्यूज़न में नाम लग गया डी कंपनी का। लेकिन अरविंद ढोलकिया को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। उसके बाद जो होटल वो खरीदा जिस आदमी ने, वो एक ज़माने में इकबाल मिर्ची का खास दोस्त रहा था। और कई बार ऐसा हुआ है मुंबई में, जो प्रॉपर्टीज़ किसी न किसी तकलीफ के चलते हुए, सरकारी या पुलिस प्रेशर के नीचे चलते हुए इकबाल मिर्ची ने बेची, वो एक ही शख्स ने खरीदी। अब उसका नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि कोई केस रजिस्टर नहीं है उसके खिलाफ, कोई शिकायत नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन खरीदने वाला वही आदमी था। उस आदमी ने, जब ये अरविंद ढोलकिया के मरने के बाद भाइयों ने सोचा कि एक आदमी बचा था छोटा, उसके ऊपर भी अटैक हुआ बाद में काफ़ी सालों के बाद, वो फिर कभी आपको सुनाएंगे। लेकिन फैमिली ने फैसला कर लिया कि अब ये प्रॉपर्टीज़ रखनी नहीं है, ये जो अपना शराब के अड्डे और डांस बार ये चलाना नहीं है, और किसी फैमिली मेम्बर को मरवाना नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। काफ़ी दिनों तक वो बार जो चलती थी उसका लाइसेंस भी मुंबई पुलिस ने कैंसिल कर दिया 88 में। उसी साल मरने के बाद डीएस सोमन शायद पुलिस कमिश्नर थे तभी, दत्तात्रेय सोमन, उन्होंने कंप्लेंट्स आने के बाद लाइसेंस कैंसिल किया, बार बंद हो गई, होटल बंद हो गया। उसके बाद वो शख्स ने खरीदा जिसका मैंने जिक्र किया, काफ़ी साल वो ऐसे ही बंद पड़ा रहा। उसके बाद एक और शख्स जो एक ज़माने में हाजी मस्तान के साथ काम किया करते थे, सरदार जी मदन सिंह बरारा, उनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और काफ़ी सालों तक वहाँ पे अपना ऑफिस वगैरह चलाया। लेकिन बाद में वो भी बेच के वहाँ से चले गए, और वहाँ आज सीजर पैलेस में एक ब्रांडेड कपड़ों की दुकान चल रही है। ऊपर कुछ ऑफिस के लिए जगह दे दी गई है, और उसके सामने वाला जो नाडियाड वाला का जो बेंगलो था वो भी टूट गया, और एक नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी हो गई है। राजेश खन्ना की वो इमारत है, लेकिन राजेश खन्ना नहीं है। आर.डी. बर्मन का वो बंगला आज भी है, वो बिल्डिंग छोटी सी है 4 फ्लोर की, वो भी आज है, लेकिन आर.डी. बर्मन नहीं है, अरविंद ढोलकिया नहीं है। बहुत कुछ उस इलाके में बदल गया। ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ इसी तरह आने वाले दिनों में आपको फिर सुनाते रहेंगे। इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।